नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपकी साइंस बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आवर एनवायरनमेंट। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके एंड तक आप अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। तो चलो इसे एकदम फन एंड इजी बनाते हैं साथ में। तो चलो एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पावर मिल जाए अपनी खुद की एक दुनिया बनाने की, बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच, कैसी होगी वो दुनिया? क्या क्या होगा उसमें? आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर, लेकिन हमारे पूरे प्लैनेट के सीक्रेट्स को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इट ऑल स्टार्ट्स विद समथिंग रियली स्मॉल, जैसे कि एक एक्वेरियम। हाँ, वही सिंपल सा फिश टैंक जो शायद आपने कहीं देखा हो या आपके घर में हो। बिलीव मी, उसके अंदर पूरे प्लैनेट के राज छुपे हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा प्लान। सबसे पहले हम अपनी वर्ल्ड इन अ जार बनाएंगे। फिर हम सर्कल ऑफ लाइफ को समझेंगे जो इसे चलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन किसको खाता है। एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे। और आखिर में एक छुपे हुए खतरे के बारे में बात करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, टाइम टू बिल्ड आवर वेरी ओन इकोसिस्टम। तो एक एक्वेरियम को बनाना एक्चुअली बहुत सिंपल है। बेसिकली दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम सारी नॉन लिविंग चीजें डालेंगे। सोचो, पानी, पत्थर, ऐसी चीजें। फिर आता है स्टेप 2, हम उसमें जान डालेंगे, यानी सारी लिविंग चीजें ऐड करेंगे। अब साइंस की लैंग्वेज में इन दो ग्रुप्स के ना स्पेशल नाम होते हैं। जो लिविंग चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो नॉन लिविंग हैं उन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। चलो इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हुए? हर वो चीज़ जो जिंदा है, जैसे कि प्लांट्स, फिश, स्नेल्स, और हाँ, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हमें आंखों से दिखते तक नहीं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये उनका घर है, जैसे पानी, मिट्टी, आसपास का टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें। सिंपल है। और जब आप इन दोनों को, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को एक साथ रखते हो और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एन इकोसिस्टम। सिंपल। तो आपका जो स्कूल गार्डन है वो एक इकोसिस्टम है, पास का कोई पॉन्ड है वो भी एक इकोसिस्टम है, और हाँ, हमारा एक्वेरियम वो भी एक परफेक्ट इकोसिस्टम है। ओके, तो हमारी दुनिया तो बन गई। अब मिलते हैं उन कैरेक्टर्स से जो इस पूरे शो को चलाते हैं। लेट्स मीट द की प्लेयर्स इन द सर्कल ऑफ लाइफ। देखो, किसी भी इकोसिस्टम में ना 3 मेन रोल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, ये हैं इकोसिस्टम के शेफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, ये हैं फूडीज जो प्रोड्यूसर्स का बनाया खाना खाते हैं। और आखिर में आते हैं डीकम्पोजर्स, ये हैं इसके क्लीन अप क्रू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल निकल के आता है। कभी सोचा है कि हमें अपने घर के एक्वेरियम को तो साफ करना पड़ता है, लेकिन बाहर जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं उन्हें कोई साफ नहीं करता, वो अपने आप साफ रहते हैं। ऐसा क्यों? उनका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब है डीकम्पोजर्स। यही है नेचर की इनविजिबल क्लीन अप आर्मी। ये इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी, जो हमेशा काम करते रहते हैं। सारे डेड प्लांट्स, एनिमल्स और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करते रहते हैं। पर यहाँ एक मैजिक है, वो सिर्फ सफाई नहीं करते, दे रिसाइकल। वो सारे कॉम्प्लेक्स डेड मटेरियल को तोड़कर सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जो वापस सॉइल में चले जाते हैं। और फिर प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ग्रो करते हैं, और बस द सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है। अमेजिंग, राइट? ओके, तो प्लेयर से तो हम मिल लिए। अब देखते हैं इस गेम के रूल्स क्या हैं। सिंपल सा रूल है, कौन किसको खाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द फूड चेन। एक फूड चेन में हर स्टेप या हर लेवल को हम एक साइंटिफिक नाम देते हैं, ट्रोफिक लेवल। इसको ना एक वीडियो गेम की तरह इमेजिन करो। हर लेवल पे आपको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी फिर अगले लेवल तक जाती है। तो इसके लेवल्स कैसे होते हैं? देखो, सबसे नीचे लेवल 1 पे हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे ग्रीन प्लांट्स। उनको जो खाते हैं वो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी हर्बीवोर्स। फिर लेवल 3 पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। और सबसे ऊपर लेवल 4 पे आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, द टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द फूड चेन। चलो अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, यानी कि एनर्जी। ये एनर्जी आती कहाँ से है, और हर लेवल पर इसका होता क्या है? ओके, एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। सूरज से इतनी सारी एनर्जी आती है, राइट? लेकिन प्लांट्स उस टोटल एनर्जी का पता है कितना यूज कर पाते हैं? सिर्फ 1%।
जस्ट 1% ऑफ द सन्स एनर्जी फूड में कन्वर्ट होती है। इनक्रेडिबल है ना? और अब आते हैं एनर्जी ट्रांसफर के सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पर। इसे कहते हैं द 10% रूल। ये रूल कहता है कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो उसके खाने से जो एनर्जी मिलती है उसका सिर्फ 10% ही उसकी बॉडी में स्टोर होता है और अगले लेवल तक जाता है। सिर्फ 10%। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कितना बड़ा लॉस है। मान लो प्लांट्स के पास हैं 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी। जब एक हर्बिवोर इन प्लांट्स को खाएगा उससे कितनी मिलेगी? सिर्फ 1,000 जूल्स। जब उस हर्बिवोर को कोई कार्निवोर खाएगा उससे मिलेगी सिर्फ 100 जूल्स। और जब तक एनर्जी टॉप कार्निवोर तक पहुंचेगी उसके पास बचेंगे सिर्फ 10 जूल्स। मतलब हर स्टेप पर 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अब आपको समझ आया, हर स्टेप पर इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है कि बस 3 या 4 लेवल्स के बाद अगले लेवल के लिए सफिशिएंट एनर्जी बचती ही नहीं है। और यही रीज़न है कि फूड चेन्स आमतौर पर इतनी छोटी क्यों होती हैं। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। हम एक ऐसे छुपे हुए खतरे की बात करेंगे, एक ऐसा डेंजर जो शायद हमारे खाने में ही मौजूद है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये होता कैसे है? देखो, किसान खेतों में हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये केमिकल्स पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं। वहां से प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जब कोई हर्बीवोर उस प्लांट को खाता है, ये केमिकल उसकी बॉडी में चला जाता है। और क्योंकि ये केमिकल्स आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते, ये उसकी बॉडी में जमा होते जाते हैं। और फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। और अब आती है सबसे अहम बात। हम आम तौर पर फूड चेन में कहाँ होते हैं? बिल्कुल टॉप पर। तो सोचिए, इन हार्मफुल केमिकल्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा जमाव कहाँ होगा? एग्जैक्टली, हमारी बॉडीज में। और ये एक ऐसी बात है जो हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें असलियत में है क्या। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरनमेंट का पार्ट 2। नाउ पिछली क्लास में हमने इकोसिस्टम्स और फूड चेन्स के बारे में काफ़ी कुछ समझा था। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम डेंजर्स, कुछ ऐसे खतरे जो हमें रोज दिखते नहीं हैं पर हमारी लाइफ पर उनका बहुत गहरा असर पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। क्या हो अगर हमारी अर्थ की अपनी नेचुरल सनस्क्रीन में एक होल हो जाए? साउंड स्कैरी, राइट? जैसे हम धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, अर्थ के पास भी ऐसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आइए लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज। तो ये जो इनविजिबल शील्ड है, ये है द ओजोन लेयर। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अर्थ्स का सुरक्षा कवच, उसका प्रोटेक्टिव शील्ड। पर ये है क्या एग्जैक्टली और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए लेट्स डाइव इन एंड अंडरस्टैंड दिस। You know, the craziest thing about ozone is its double nature. इसका फॉर्मूला है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़कर बनते हैं। Now here's the twist. अगर ये हमारे आसपास हो, ग्राउंड लेवल पर, और हम इसे ब्रीथ कर लें, तो ये एक्चुअली एक पॉइजन है। बट यही से मॉलिक्यूल जब एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा प्रोटेक्टर बन जाता है। इट्स सो स्ट्रेंज, इज़न्ट? तो ये हमें प्रोटेक्ट कैसे करती है? इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली। ये जो ओजोन लेयर है, ये सूरज से आने वाली सुपर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम यूवी रेज कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है लाइक अ स्पंज। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये यूवी रेज इतनी डेंजरस हैं कि इंसानों में स्किन कैंसर जैसी सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। सो ये लेयर इज लिटरली अ लाइफ सेवर फॉर अस। So the big question is, ये ozone बनती कैसे है? Well, you'll be surprised. The process is actually super simple. Let's break it down. First, you have these really high energy UV rays from the sun, right? They come down and bam, they split a normal oxygen molecule, O2, into 2 separate oxygen atoms. Just O. Got it? Okay, so now you have this free-floating oxygen atom. What does it do? It quickly combines with another whole oxygen molecule, an O2. And what do you get when you combine one O with an O2? That's right, you get O3, which is our hero, the ozone molecule. See? Pretty straightforward, right? बट जैसा हमने शुरू में पूछा था, इस शील्ड में एक प्रॉब्लम आ गई। अ बिग प्रॉब्लम, अ होल। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। So back in the 1980s, scientists noticed something really alarming. ये जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, खासकर एंटार्क्टिका के ऊपर, वो पतली होती जा रही थी। It was thinning out.
और इसका विलन कौन था? एक केमिकल जो इंसानों ने बनाया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFCs फॉर शॉर्ट। यही केमिकल हमारे इस सुरक्षा कवच को और प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़ रहा था। तो ये डेंजरस CFCs आते कहाँ से थे? यू माइट बी सरप्राइज्ड टू नो ये हमारे घरों और रोजमर्रा की चीजों में ही आते थे। थिंग्स लाइक ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स और इवन थिंग्स लाइक परफ्यूम स्प्रेज एंड डिओड्रेंट्स। कैन यू बिलीव इट कि AC की ठंडी हवा एनवायरनमेंट के लिए इतनी हार्मफुल साबित हो सकती? लेकिन इस स्टोरी में एक पीस ऑफ गुड न्यूज भी है। जब पूरी दुनिया को इस खतरे का एहसास हुआ तो सब एक साथ आए। In 1987, the United Nations Environment Program or UNEP created a major agreement. इसके अंडर all the countries decided to freeze and then stop the production of CFCs. आज it's mandatory for all new refrigerators to be CFC free. This is proof कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम अपने environment को बचा सकते हैं। So that was all about the atmosphere. अब आते हैं जमीन पर and let's talk about the mountains of garbage we're creating. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सब हर एक दिन देखते हैं, राइट? यू नो, हमारी लाइफस्टाइल आजकल बहुत बदल गई है। हम डिस्पोजेबल चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स, प्लास्टिक बॉटल्स, यू नेम इट। हर चीज एक्स्ट्रा पैकेजिंग में आती है। इस यूज एंड थ्रो कल्चर की वजह से हम हर दिन अनबिलीवेबल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट पैदा कर रहे हैं। जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक, आप दिन में कितनी चीजें फेंक देते हो? पर क्या हर तरह का कचरा एक जैसा होता है? नॉट एट ऑल। इस कचरे को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए इनके बीच का डिफरेंस समझें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अप, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेसिकली ये वो चीजें हैं जिन्हें नेचर के टाइनी हेल्पर्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स इजीली ब्रेक डाउन एंड डिकम्पोज। सिंपल शब्दों में ये चीजें टाइम के साथ मिट्टी में मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जियों के छिलके, कागज और फ्रूट पील्स। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, थिंक अबाउट दिस। हम खाना खाकर एनर्जी ले सकते हैं, राइट? पर क्या हम कोयला, कोल खाकर एनर्जी ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दे आर लाइक अ स्पेसिफिक की फॉर अ स्पेसिफिक लॉक। हर एंजाइम हर चीज को अनलॉक यानी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। द एग्जैक्ट सेम रूल अप्लाइज टू नेचर्स डीकम्पोजर्स। So here we can see a clear comparison. On one side, we have biodecomposable waste, जिसे nature के decomposers तोड़ सकते हैं, and on the other, non-biodecomposable waste, like plastics and glass bottles, जिन्हें वो break down नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास इन चीज़ों के लिए सही की नहीं है। इसलिए ये चीज़ें सालों साल, sometimes hundreds of years तक environment में रहकर pollution फैलाते हैं। Okay, so हमने problems की बात कर ली, ozone depletion, garbage mountains. But now we come to the most important part. अब आपकी बारी है. Your turn to be heroes. Let's see what you and I can do for a cleaner, better environment. To understand this, let me tell you a little story. The story of disposable cups in trains. पहले trains में प्लास्टिक के reusable glass मिलते थे. फिर hygiene के नाम पर disposable cups introduce किए गए. सबको लगा, wow, this is a great change. बट किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि रोज लाखों करोड़ों कप्स फेंकने का एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा। द लेसन हियर इज दैट एवरी सॉल्यूशन नीड्स टू बी थॉट थ्रू, कीपिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन माइंड। रिमेंबर, बड़े चेंजेस हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से ही शुरू होते हैं। एंड हियर आर सम सुपर इजी हैबिट्स जो हम सब अपना सकते हैं। शॉपिंग के लिए कपड़े का बैग यूज करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। घर पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग करो। जब जरूरत ना हो, लाइट्स और फैंस बंद कर दो। छोटी दूरी के लिए जस्ट वॉक और यूज अ साइकिल। एंड बिफोर थ्रोइंग एनीथिंग अवे, जस्ट आस्क योरसेल्फ वंस, क्या ये दोबारा काम आ सकता है? रीयूज। तो एज वी एंड दिस क्लास, आई एम लीविंग यू विद अ सिंपल क्वेश्चन। आज अभी आपकी चॉइस क्या होगी? अ क्लॉथ बैग और अ प्लास्टिक बैग? रिमेंबर, every single choice you make, no matter how small it seems, it matters. It makes a difference. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।